हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो आज मैं बीए इंग्लिश ऑनर्स का ये टॉपिक है, सेमेस्टर सेकंड कोर 3। इसमें दो पोएम दिए गए हैं जो कि सिलेबस में ही हैं। ये दो पोएम हैं। फर्स्ट है क्वीन गुलनार्स राइवल एंड सेकंड है समर वुड्स। और ये दोनों पोएम लिखा गया है बाय सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू ने ये दोनों पोएम्स को लिखे हैं। और इसको आज मैं ये वाला जो है ना, क्वीन गुलनार्स राइवल, इसको आज मैं बताऊंगी। और नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें समर वुड्स को भी मैं बताऊंगी। फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पोएम होता है, उसके जो ऑथर होते हैं ना, उसका इंट्रोडक्शन, उनका जो भी इंट्रोडक्शन होता है उनको जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग सरोजिनी नायडू के जो लाइफ स्केच है उसको देख लेंगे, इंट्रोडक्शन देख लेंगे। सरोजिनी नायडू वॉज बोर्न इन हैदराबाद। इनका जन्म हैदराबाद में 13 फरवरी 1879 को हुआ था। और ये बंगाली फैमिली में इनका जन्म हुआ था और हैदराबाद में हुआ था। शी वॉज मोर देन अ पोएट। वो पोएट से ज्यादा थी। पोएट तो थी लेकिन पोएट से भी ज्यादा थी। शी वॉज एडुकेटेड इन मद्रास, लंदन एंड कैम्ब्रिज। उनकी जो पढ़ाई, जो एजुकेशन थी, वो मद्रास में, लंदन में और कैम्ब्रिज में संपन्न हुई थी, यानी पूरी हुई थी। ओके। वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थी, फेमिनिस्ट भी थी, पोएट भी थी, और द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और वो फर्स्ट वुमेन थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में प्रेसिडेंट के पद पर उनको प्रेसिडेंट का पद मिला था। और वो अपॉइंट हुई थी इंडियन स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी, गवर्नर के लिए भी वो अपॉइंट की गई थी। ओके, द नेक्स्ट, इट वाज it was as an English poet Sarojini Naidu first caught the attention of public, but that was only the beginning. सबसे पहले सरोजनी नायडू को इंग्लिश पोएट के रूप में पब्लिक के द्वारा अटेंशन दिया गया था, लेकिन ये सिर्फ बिगिनिंग में ही था। मतलब जब स्टार्टिंग उन्होंने जब अपने पोएम लिखने स्टार्ट किए थे इंग्लिश में, तो उनको इंग्लिश पोएट के रूप में देखा जाता था, अटेंशन दिया जाता था। लेकिन इन कोर्स ऑफ द टाइम पैट्रियट एक्सीडेड द पोएट। लेकिन धीरे धीरे उनमें देश प्रेम की भावना पनपने लगी। ऑफिशियल पोजीशन मिला उन्हें पब्लिक लाइफ ऑफ इंडिया में, उन्हें ऑफिशियल पोजीशन मिला। शी इज कॉल्ड नाइटेंगल ऑफ इंडिया। उन्हें इंडिया की नाइटेंगल कहा जाता है और भारत कोकिला कहा जाता था बाई महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा उन्हें भारत कोकिला कहा जाता था। और उन्हें ऑफिशियल जो पोजीशन मिला था, वो जो प्रेसिडेंट रही इंडियन नेशनल कांग्रेस में, और फिर वो बाद में गवर्नर बनी। तो पहले तो वो पोएट थी, फिर वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में प्रेसिडेंट बनी, और फिर वो गवर्नर बनी। तो उनको धीरे धीरे जो भी स्टेटस था उनका, वो बनते गया था। ओके, अब देखेंगे इनका कुछ वर्क्स। तो सरोजनी नायडू के जो वर्क्स थे, वो सबसे पहले तो वो पोइट्री लिखती थी, इंक्लूड्स बोथ चिल्ड्रंस पोएम एंड अदर रिटन ऑन मोर सीरियस थीम इंक्लूडिंग पैट्रियटिज्म एंड ट्रेजेडी। पहले तो वो चिल्ड्रन पोएम लिखती थी और फिर उसके बाद वो कुछ सीरियस पोएम भी लिखने लगी, जिनका मेन थीम था पैट्रियटिज्म और ट्रेजिडी। है ना। पैट्रियटिज्म मतलब क्या होता है? देशभक्ति। और ट्रेजिडी मतलब होता है कि उस समय जो इंडियन के खिलाफ जो भी अंग्रेज होते थे, तो जो भी ट्रेजिडी उनके द्वारा किया जाता था इंडियन के ऊपर, तो ये सारे चीजों पे लिखती थी। तो इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है, या पोएम उसको बोल सकते हैं हम लोग, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद।
चूंकि वो हैदराबाद में बॉर्न हुई थी तो उनको हैदराबाद के बारे में काफी कुछ पता था, तो उन्होंने एक पोयम लिखा था हैदराबाद के बारे में, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ था। वन ऑफ हर मोस्ट पॉपुलर पोयम। ओके, देन और अदर वर्क्स भी देख लेंगे इनके। 1905 में द गोल्डन थ्रेशोल्ड, 1912 में द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग से ही लिया गया था। 1917 में द ब्रोकन विंग, सॉन्ग्स ऑफ लव, डेथ एंड द स्प्रिंग से लिया गया है। 1917 में द सॉन्ग ऑफ द पेलिंक्विन वॉरियर्स। 1928 में द स्केप्ट्रेड फ्लूट, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। और 1961 में द फिदर ऑफ द डॉन। तो ये इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। जब इंट्रोडक्शन दो, कुछ वर्क्स भी इसमें जो भी जब लिखते हो इंट्रोडक्शन, तो वर्क्स भी लिखना जरूरी होता है। और डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी अच्छे से याद रखा करो, क्योंकि बहुत बार ऑप्शन में भी ये सारी चीजें आती हैं। तो अब हम लोग लाइन बाय लाइन देख लेंगे, इसको डील करेंगे कि क्या क्या पोयम में है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टैंजा 1। क्वीन गुलनार sat on her ivory bed, around her countless treasures were spread। तो जाहिर सी बात है कि ये क्वीन है ना, जिनका नाम है गुलनार। वो बैठी हुई है आइवरी बेड पर। आइवरी यानी होता है हाथी के दांत। तो हाथी के दांत वाला, और हाथों के दांत कितने कीमती होते हैं ये तो हमें पता ही है। तो अब वो क्वीन है, तो जाहिर सी बात है कि वो जिस बेड पर बैठी है वो भी कितनी कीमती बेशकीमती चीजों से बनी होंगी। तो वो आइवरी बेड है, यानी हाथी के दांतों से सुसज्जित बेड पे वो बैठी है। और उनके इर्द गिर्द काउंटलेस, मतलब जिसे गिन भी नहीं सकते, ट्रेजर्स हैं यानी खजाने हैं, बिखरे पड़े हैं, है ना। यानी सोना चांदी जेवरात, है ना, जो भी राजा के पास जो भी तिजोरी वगैरह में रहते हैं, तो उसी टाइप से बोल सकते हैं कि काउंटलेस, जिसे काउंट नहीं कर सकते। मतलब वो समझ सकते हैं कि वो जो क्वीन है तो वो चारों तरफ बिखरे पड़े हैं जितने भी जवाहरात हैं उनके, और वो आइवरी बेड पर बैठी हुई है, ठीक है। हर चैम्बर वॉल्स वेयर रिचली इनलेड, और उनके जो चैम्बर जहां वो बैठी हुई है अपने महल में, उसके जो वॉल्स है ना, वो बिल्कुल रिचली इनलेड। इनलेड मीन्स होता है डेकोरेटेड विद डिजाइन्स ऑफ वुड मेटल पुट इनटू सरफेस। अब ये वॉल है, ये महल के वॉल है, ओके। अब इसके दीवारों के सरफेस में हीरे जवाहरात मोतियों से और कुछ बेशकीमती लकड़ियों से डिजाइन्स बने हुए हैं। विथ अ गेट, गेट मीन्स होता है अ हार्ड स्टोन इन ज्वेलरी। ज्वेलरी मतलब एक हार्ड स्टोन होता है ना, जो कि ज्वेलरी में जड़ा जाता है, तो वो स्टोन भी उस वॉल में जड़ा हुआ था। प्रोफेरी अ हार्ड इग्नियस रॉक, एक हार्ड इग्नियस रॉक है प्रोफेरी, जिसे बोला जाता है ना। ऑयनेक्स, ऑयनेक मीन होता है गोमेड स्टोन। गोमेड एक पत्थर आता है, तो वो स्टोन वो भी बहुत कीमती होता है, तो वो स्टोन। और जेड, जेड क्या होता है? अ हार्ड ग्रीन स्टोन यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी, एक बहुत ही सख्त ग्रीन कलर का स्टोन होता है जिससे कि ज्वेलरी बनाया जाता है। तो जेड भी उसमें जड़ा हुआ था। कहाँ पर? इन उसके चैम्बर के वॉल के सरफेस में, ओके। द टिश्यूज, the tissues that veiled her delicate breast। तो अब उनका जो टिश्यू, टिश्यूज क्या बोलते हैं, जो ऊतक, जो सेल्स होते हैं ना, तो उनके डेलिकेट यानी कोमल ब्रेस्ट को ढके हुए, कौन? टिश्यूज ढके हुए। या टिश्यूज को हम लोग बोल सकते हैं जो कपड़ा होता है ना, जो कपड़े से बोल सकते हैं। यहाँ पर हम, मुझे लगता है कि ये सेंस जो आया है ना, ये जो सेल्स होते हैं ना, जिसको ऊतक बोलते हैं, जो कि मानवों पशुओं में वनस्पतियों के शरीर की रचना, जिससे कि शरीर की रचना होती है, जिसे सेल्स बोला जाता है।
जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, साइंस तो वैसे 9th 10th तो सभी कोई पढ़े होंगे, तो उन्हें ये चीज जरूर पता होगा। तो डेलिकेट यानी कोमल ब्रेस्ट को ढके हुए हैं, है ना, जो कि सेल्स होते हैं मानव शरीर के सेल्स, तो वो सेल्स उनके कोमल शरीर को ढके हुए हैं। ओके, बेल्ड यानी होता है ढकना। ग्लोड विद द हुज ऑफ अ लैपविंग क्रेस्ट, जिस तरह लैपविंग क्रेस्ट का मीनिंग होता है एक तरह का पक्षी, ठीक है, एक तरह का पक्षी को बोला जाता है। तो एक तरह की जिस एक चमकीली, ग्लो यानी होता है एक चमकीली, ठीक है, चमकीली पक्षी को बोला जाता है कि जिस तरीके से एक चमकीली पक्षी को तो उसके जो चमकीले फर होते हैं वो ढके हुए होते हैं, तो उसी तरीके से। सो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा में क्या है। ग्लोरिया ने हो मतलब ग्लोरिया ने होता है चमकता हुआ, है ना, चमकता हुआ, ठीक है, चमकीली जिसको हम लोग बोलते हैं। But still she gazed in her mirror and sighed, O king, my heart is unsatisfied. लेकिन वो मिरर को गेज्ड यानी टकटकी लगाना या घूरना, मतलब यहाँ पर टकटकी लगाने का सेंस ही आएगा कि एक टकटकी से वो देखती है मिरर को बिल्कुल नॉन स्टॉप। तो वो नॉन स्टॉप मिरर को देखती है और साइट यानी मतलब बिलाव करना या फिर बहुत सैड होना, है ना, सैड सैड होने के बाद जो बिल्कुल विलाप करना और बिल्कुल दुखी होना, तो उसको बोलते हैं साइड, ठीक है। तो इस तरीके से वो बिल्कुल विलाप करने लगती है, ओ किंग माय हार्ट इज अनसेटिस्फाइड, और बोलती है कि ओ किंग यानी वो अपने हस्बैंड को बोलती है, जो कि किंग होते हैं, राजा राजा होते हैं, उन्हें बोलती है कि मेरा हार्ट अनसेटिस्फाइड है, मतलब मैं संतुष्ट नहीं हूँ। किंग फिरोज बैंड फ्रॉम हिज इवोनी सीट, और किंग फिरोज अपने इवोनी, देखो यहाँ पर इवोनी एक तरह का ब्लैक वुड होता है, लकड़ी होता है जो कि बहुत ही कीमती होता है। तो कोई लकड़ी के सीट पे या फिर ये जो पहले के जो राजा महाराजा लोग के लिए स्पेशल जो सोफा बना होता है, तो इसका यही मीनिंग हो कि उस सीट से वे उठते हैं जो कि बहुत बेशकीमती लकड़ी से बना होता है। Is thy least desire unfulfilled, ओ स्वीट। अब बोल रहा है कि क्या तुम्हारा कोई ऐसा इच्छा है या कोई ऐसी मन्नत है जो कि पूरी नहीं हुई, जो कि अनफुलफिल्ड है, ओ स्वीट। ओ स्वीट उन्हें वो कॉल करते हैं, उन्हें मतलब ओ स्वीट उन्हें प्यार से बुला के उन्हें बुलाते हैं। Let thy mouth speak and my life be spent to clear the sky of thy discontent. अब उन्हें बोलते हैं कि बस तुम एक बार बोलो, एक बार तुम अपने मुंह से बोलो, उसके बाद तो मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा टू क्लियर द स्काई ऑफ दाई डिस्कॉन्टेंट। डिस्कॉन्टेंट मतलब मीनिंग यहाँ पर होता है कि डिसप्लीज्ड, अनहैप्पी, यानी खुश नहीं होना। तो बोलती है जिस तरह स्काई, क्लियर स्काई, आसमान जिस तरीके से बिल्कुल क्या है, साफ है, उस तरीके से जो भी अनहैप्पी है, जो भी तुम्हारे लाइफ की जो भी डिसप्लीज्ड है, उसे मैं हटा दूंगा, उसे मैं दूर कर दूंगा। जिस तरह आसमान क्लियर होता है, तो तुम्हारे अनहैप्पीनेस को मैं हटा दूंगा, बस तुम एक बार बोलो। ओके, देन नेक्स्ट देख लेंगे। I tired of my beauty, I tired of this empty splendor and shadowless bliss. सो अब यहाँ पर वो जो रानी है वो बोलती है कि मैं टायर्ड हो सक चुकी हूँ अपने ब्यूटी से। मैं टायर्ड मतलब होता है ना कि वो इतनी ज्यादा खूबसूरत है, इतनी ज्यादा वो सुंदर है कि वो इस चीज को देख के वो बिल्कुल बोर हो चुकी है, बिल्कुल टायर्ड हो चुकी है। और वो टायर्ड हो चुकी है एम्प्टी स्प्लेंडर। स्प्लेंडर मतलब होता है वेरी इंप्रेसिव ब्यूटी, यानी अति प्रभावशाली।
ब्यूटी, मतलब वो इतनी सुंदर, इतनी मतलब इम्प्रेसिव ब्यूटी है उनकी कि उस चीज से वो बिल्कुल बिल्कुल बोर हो चुकी है, बिल्कुल खालीपन है, वो बिल्कुल खालीपन महसूस करती है। शैडोलेस ब्लेस, तो शैडोलेस ब्लेस वो महसूस करती है। यानी शैडोलेस होता है कि जैसे शैडो क्या होता है, परछाई, तो परछाई विहीन, यानी ओके, तो परछाई विहीन जो परमानंद होता है ना, जो सुख होता है, उसे वो सुख उसे नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो अपने ब्यूटी को मतलब मिरर में निहार के वो थक चुकी है। विथ नन टू विथ नन टू एनवी एंड नन गैंसे, मतलब ना ही उससे कोई ईर्ष्या करने वाला है और ना ही उसका कोई विरोध करने वाला है, जिस चीज से वो बुरी तरीके से बोर हो चुकी है। नो सावर और सॉल्ट हाथ माई ड्रीम और डे, ना ही उसमें उनकी लाइफ में ना ही कोई खट्टापन है और ना ही कुछ जैसे होता है ना नमकीन खट्टापन, और उनका जो एक जैसा ही दिन और रात, उनका जो सपना होता है वो भी एक ही जैसा है, बिल्कुल बोरिंग फील होता है उन्हें, कुछ भी अलग नहीं है उनके जिंदगी में, है ना। वो मतलब एक ही जैसा सब कुछ चलता है। देखियो लाइफ में एक चीज क्या होता है ना, कि कंपिटिटिव होना बहुत जरूरी होता है। अगर कंपटीशन ना हो तो लाइफ बिल्कुल बोरिंग होने लगती है, चाहे वो किसी की भी लाइफ हो, है ना। तो इसीलिए अगर एग्जाम ना हो तो कंपटीशन नहीं होगा। एग्जाम क्या होता है, कंपटीशन होता है, जिसके लिए रात दिन मेहनत करके सब कोई अच्छा नंबर लाने के लिए लगे रहता है। चाहे वो संगीत का कंपटीशन हो, चाहे वो डांस का कंपटीशन, मतलब ये हो कंपटीशन हो, या फिर पढ़ाई का कंपटीशन हो। तो कंपटीशन होता है तभी ना मेहनत करने में भी अच्छा लगता है। अगर कंपटीशन ही ना हो तो फिर क्या मेहनत करने को अच्छा लगेगा, है ना। तो उन जो क्वीन गुलनार थी, तो उनके लाइफ में उनकी लाइफ भी इसी तरीके से बोर हो चुकी थी। Queen Gulnar sighed like a murmuring rose, give me a rival, O King Firoz। फिर वो उसी तरीके से बिलाव करती है, बिल्कुल अपने आप को हताश महसूस करती है और बिलाव करती है एक ममरिंग रोज की तरह। ममरिंग यानी फुसफुसाना, है ना, तो ममरिंग रोज की तरह। गिव मी अ राइवल ओ किंग फिरोज, मुझे एक राइवल दो, मेरा एक प्रतिद्वंदी दो, मुझे मुझे कंपिटिटिव दो। तो इस तरीके से वो किंग फिरोज को बोलती है। यहाँ पर गैंगसे का लिखा है स्पीक अगेंस्ट, यानी कोई विरोध में बात करना, और स्प्लेंडर का मतलब है वेरी इम्प्रेसिव ब्यूटी, यानी अति सुंदर। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है स्टैंजर में। एक सेकेंड। ओके, अब सेकंड स्टैंजर में किंग फिरोज स्पोक टू हर चीफ वजीर, लो एर टू मोरोज डॉन बी हियर। अब किंग फिरोज अपने जो सैनिक होते हैं, चीफ वजीर जो होता है, उसे ऑर्डर देता है कि तुम लेके आ, मतलब आज भोर होने से पहले। लो एयर का मतलब क्या, लोर होता है ना कि अटेंशन देना किसी को, है ना, किसी चीज के लिए अटेंशन देना, है ना। और एयर होता है कि समय से मतलब इस समय तक, है ना। एयर का मीन होता है कि इस समय तक। टुमारोज ड्रॉन बी हेयर, और वो मतलब कहा जाता है कि कल सुबह होने से पहले यहाँ पर, मोरोज डॉन यानी कल भोर होने से पहले। एर मतलब क्या होता है, होने से पहले, और मोर्स ड्रॉन मतलब होता है भोर होने से पहले यहाँ पर लेके आओ, का मतलब क्या लेके आओ। सेंड फोर्थ माई मैसेंजर्स ओवर द सी,
मेरे 4 मैसेंजर्स को समुद्र के पार भेजो। टू सीक, सीक यानी होता है ढूंढना। 7 ब्यूटीफुल ब्राइड्स फॉर मी, 7 खूबसूरत रानियों को मेरे लिए ढूंढ के लाओ। कब ढूंढ के लाओ? भोर होने से पहले, यानी कल भोर होने से पहले 7 रानियों को ढूंढ के लाओ मेरे लिए। रेडियंट ऑफ फीचर एंड रेगल ऑफ मेन, रेडियंट यानी उज्जवल चमकीला, और रेगल यानी रॉयल शाही, है ना, शाही, और मीन यानी होता है चेहरे के भाव वाला। ठीक है, तो रेडियंट यानी उज्जवल चमकीले, फीदर यानी होता है नैन नक्श, और रेगल यानी होता है कि रॉयल शाही, और मीन यानी होता है चेहरे के भाव। बिल्कुल शाही चेहरे के भाव होने चाहिए, उनमें उज्जवल चमकीला। 7 हैंडमेड्स मेड फॉर द पर्शियन क्वीन, तो जो 7 रानियां थी, जो 7 दासियां थी, हैंडमेड्स यानी दासियां, जो 7 दासियां थी वो क्वीन पर्शिया मतलब क्वीन पर्शियन से मिलती है। 7 न्यू मून टाइड्स एट द वेस्पर कॉल, और जो सातों जो मून के समान यानी बिल्कुल लहरों के समान, चंद्रमा की ज्वार की तरह, है ना, मून टाइड्स यानी चंद्रमा की ज्वार की तरह, एट द वेस्पर कॉल, शाम के समय, इवनिंग के समय, वेस्पर यानी इवनिंग के समय, शाम के समय उन्हें बुलाया जाता है। किंग फिरोज लेड टू क्वीन गुलनार्स हॉल, और किंग फिरोज ये सारे चीजों को लीड करते हैं यानी नेतृत्व करते हैं गुलनार्स, क्वीन गुलनार्स के हॉल में, है ना, यानी महल में। अ यंग क्वीन आई लाइक द मॉर्निंग स्टार, और उनमें से जो यंग क्वीन है उनकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल सुबह के सितारों की तरह है। आई ब्रिंग दी अ राइबल ओ क्वीन गुलनार्स, और ये जो राजा है किंग फिरोज बोलते हैं कि मैं आपके लिए ले आया आपका राइवल क्वीन गुलनार को कॉल करते हुए बोलते हैं। बट स्टिल शी गेज्ड इन हर मिरर एंड शाइड, लेकिन फिर से वो वही चीज बिलाव करने लगती है। शायद वो जो चाह रही थी कम्पिटिटिव, उन वो सारी रानियों में उन्हें नहीं दिखता, तो वो फिर से वही बिलाव करने लगती है, ओ किंग माई हार्ट इज अनसेटिस्फाइड, वही चीज वो फिर से बोलने लगती है मिरर की ओर देख के। 7 क्वींस शोन राउंड हर आइवरी बेड लाइक 7 सॉफ्ट जेम्स ऑन अ सिलिकन थ्रेड, और जो वो सातों रानियां होती हैं वो बिल्कुल आइवरी बेड, जहां पर क्वीन गुलनार बैठी हुई होती है, तो चारों तरफ वो लोग खड़ी होती है, जैसा कि ऐसा लगता है कि जैसे मुक्ता का जो माला होता है ना, वो बिल्कुल रेशमी धागे में पिरोया हुआ है। ओके, देन देख लेते हैं नेक्स्ट। लाइक 7 फेयर लैम्प्स इन अ रॉयल टावर, लाइक 7 ब्राइट पेटल्स ऑफ ब्यूटीज फ्लावर, उन्हें देख के ऐसा लगता है कि जो सातों लैम्प्स यानी दिए बोल सकते हैं या मशाल बोल सकते हैं, तो रॉयल टावर में जिस तरीके से जलते हैं फेयर मशाल्स या लैम्प्स, उन मतलब वैसा लग रही थी वो सातों जो क्वीन थी वो। लाइक 7 ब्राइट पेटल्स ऑफ ब्यूटीज फ्लावर, और बिल्कुल सुंदर फूलों में 7 पत्ते, जिस तरह से ब्राइट बिल्कुल एकदम उज्जवल एकदम उज्जवल दिखते हैं, फूल में जो सातों पेटल यानी पत्ते होते हैं फूलों के, तो उस तरीके से दिख रही थी वो सातों जो ब्राइट्स थी वो। क्वीन गुलनार शाइट लाइक अ मर्मरिंग रोज, क्वीन गुलनार फिर से उसी उसी तरीके से वो बिलाव करने लगती है जैसे मर्मरिंग रोज। वेयर इज माई राइवल ओ किंग फिरोज, फिर उनसे सवाल करती है, क्योंकि सातों रानियों में उन्हें वो चीज नहीं दिखती, तो वो फिर से सवाल करती है कि ओ किंग फिरोज, मेरा प्रतिद्वंदी, मेरी कम्पिटिटिव कहाँ है। When spring winds waken the mountain floods, जब
स्प्रिंग बसंत की जो हवाएं चलती है और माउंटेन्स में बाढ़ आते हैं। मतलब ये एक नेचर के दृश्य को यहाँ पर बताया गया है कि जब स्प्रिंग की हवाएं मतलब बसंत की जो हवाएं चलती है और माउंटेन यानी पहाड़ों में बाढ़ आती है। एंड किंडल्ड संदीप्त, किंडल्ड यानी संदीप, द फेम ऑफ द टर्लिप्स बर्ड्स। और फेम यानी वो इस तरीके से जो टर्लिप बर्ड्स होती है मतलब कलियां होती हैं, ये एक परफेक्ट और डीप लव की प्रतीक होती है ना। तो मतलब होता है ना कि फूलों से लेके किसी चीज को कन्वर्ट करके मतलब समझाया जाता है, तो उसी चीज को तो ये बताया गया है। किंडल्ड यानी संदीप्त फेम, जो एक फेम मतलब होता है ना, क्या बोल सकते हैं उसको, फ्लेम मतलब जो आग होता है ना उसको। तो जो फ्लेम होती है तो परफेक्ट डीप लव को बताती है, टर्लिप्स बर्ग्स यानी डीप लव को बताती है। व्हेन बीज ग्रो लाउड एंड द डेज ग्रो लॉन्ग, जबकि मधुमक्खियां जो होती हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और लाउड साउंड करती है। जब मधुमक्खी एक जगह इकट्ठा होती है ना तो एक बन करके एक साउंड आता है। और जैसे ही दिन दिन बढ़ने के साथ, यानी जैसे ही दिन बढ़ता है ना वैसे ही मधुमक्खियां क्या करती है, शोर करती हैं। एंड द पीच ग्रोव्स thrilled to the orioles सॉन्ग। और दो पीच ग्रुप्स, ग्रुप्स यानी होते हैं पेड़, और पीच यानी होता है एक फल होता है पीच। तो एक्साइटमेंट में जो पीच ग्रुप्स होती है ना तो थ्रिल्ड एक्साइटमेंट में ओरियल सॉन्ग करती है। ये 18th सेंचुरी का एक सॉन्ग है जो कि बहुत ज्यादा उस समय गाया जाता था। तो उसी सॉन्ग को नेचर थ्रू नेचर मतलब डेडिकेट करती है ना पोएट। और बोलती है जो पीच ग्रुप्स हैं वो बिल्कुल एक्साइटमेंट होके जो जो ये सब सारा जो प्राकृतिक नेचर का जो दृश्य होता है, जैसे स्प्रिंग विंग्स है, माउंटेन फ्लड्स है ना, फेम ऑफ द ट्यूलिप बग्स है, तो ये सब नेचर के बारे में बताई है। तो नेचर के बारे में बताई है तो उसमें ये भी बताया गया है, जो मधुमक्खी का भी एग्जाम्पल लिया गया है। और पीच गुड़ी एक तरह का फल है, तो एक तरह के फलों का जो जो पेड़ होते हैं ना तो बिल्कुल एक्साइटेड होके थ्रिल्ड होके वो ऑरियल सॉन्ग सुनाते हैं। क्वीन गुलनार सेट ऑन हर आइवरी बेड, क्वीन गुलनार बैठी हुई है अपने आइवरी बेड में, यानी हाथी के जो दांतों वाली जो बेड है तो वहां पर क्वीन गुलनार बैठी हुई है। डेकिंग विथ जेवल्स हर एक्सक्विसाइट हेड, और उनके माथे को है ना जो ज्वेल्स होते हैं उससे बिल्कुल सजाया गया है। ऑब्वियसली वो एक क्वीन है तो बिल्कुल उनके माथे को भी बिल्कुल ज्वेल्स से यानी ज्वेलरी से पूरा अच्छे से उनके माथे को मतलब सजी हुई, उनका जो सर है ना बिल्कुल ज्वेलरी वगैरह से सजी हुई है। And still she gazed in her mirror and sighed, "O king, my heart is unsatisfied." और अभी तक वो उसी तरीके से बिलाव कर रही है, मिरर की ओर देख रही है टकटकी लगा के, और किंग को बोल रही है माई हार्ट इज अनसेटिस्फाइड, यानी मेरा जो हृदय है वो अनसेटिस्फाइड है, असंतोष है। क्वीन गुलनार्स डॉटर टू स्प्रिंग टाइम्स ओल्ड, तो क्वीन गुलनार्स की जो डॉटर होती है वो 2 साल की होती है। पहले के जमाने में ना जैसे अगर एज बोला जाता है तो उस सीजन को लेके बोला जाता है कि टू स्प्रिंग मतलब पार हो गया है उनकी बेटी का, तो अब वो 2 साल की है। इन ब्लू रोब्स बॉर्डर्ड विथ टेसल्स ऑफ गोल्ड, और वो ब्लू रंग की पोशाक पहनी हुई है, और उनके जो बॉर्डर में वो गोल्डन यानी सोने का पाड़ या फिर सोने का जो गुच्छा होता है वो लटक रहा है, या फिर सोने का पाड़ लगा हुआ है उनकी ब्लू कलर की पोशाक में।
रन टू हर नी लाइक अ वाइल्ड वुड फे, वो बिल्कुल दौड़ती है ना, दौड़ती है अपने माँ के घुटनों पर, जैसे कि कोई भी वाइल्ड वुड, यानी जो जो जंगली लकड़ियां होती है ना, तो वाइल्ड वुड तो यहाँ पर यही दिया हुआ है कि जैसे कभी अगर हम लोग किसी जंगल वगैरह में जाते हैं, तो अनायास ही हम लोग के पैरों से कोई भी लकड़ी आके जैसे कोई पेड़ है, पौधा है, तो हम लोग चलते हैं तो वो जो जो छोटे छोटे पौधे की जो लकड़ियां आती है तो अनायास ही हम लोग के पैर से आके टकराती हैं। तो उसी टाइप से बोला गया है कि रानी के नी से यानी घुटनों पर आके वो टकराती है। एंड प्लग फ्रॉम हर हैंड द मिरर अवे, और उनके हाथ से मिरर को छीन के वहां से वो भाग जाती है। क्विकली शी सेट ऑन हर वोन लाइट कर्ल्स, और जल्दी से वो अपने बालों को, कर्ल्स कर्ली बालों को वो सेट कर लेती है। हर मदर्स फिलेट विथ फिंगर्स ऑफ पियर्स पर्ल्स, और उनकी माँ की जो जो मतलब जूड़ा की होती है वो अपने बालों की, तो वो पर्ल से बिल्कुल मोतियों से वो सजी होती है। उनकी माँ की जो जूड़ा होती है, और बाल में जो जो पहले जो बालों को बहुत खूबसूरत से जूड़ा बनाया जाता था, उसके ऊपर जो मोतियां होती थी, पर्ल्स यानी मोतियों से उन्हें सजाया जाता था, तो उस तरीके से सजाया गया था, सजी हुई थी मतलब उनकी माँ की जूड़ा थी जो। क्विकली सी टर्न विथ अ चाइल्ड्स कैप्राइज, तो जल्दी ही उनकी जो उनकी जो चाइल्ड, जो शरारती भरी एक ये होती है ना, है ना, मतलब कैप्रिस, अ सडन चेंज ऑफ मूड और बिहेवियर, बच्ची थी तो उसका जो मूड और बिहेवियर था ना वो जल्दी से सडन वो चेंज हो गया, है ना, कैप्रिस यानी तुरंत से चेंज हो जाना बिहेवियर, क्योंकि वो बच्ची थी। एंड प्रेस्ड ऑन द मिरर अ स्वीफ्ट ग्लैड किस, और मिरर को प्रेस्ड करके बिल्कुल अच्छे से अपने हाथों में थाम के वो एक किस करती है, मतलब आईना को वो एक किस करती है। क्वीन गुलनार लाफ लाइक अ टेमलियस, जो क्वीन गुलनार होती है वो बिल्कुल हल्का सा वो नर्वस हो जाती है इस चीज को देख के, क्योंकि उसे तो कम्पिटिटिव चाहिए थी, और कहीं ना कहीं ये कम्पिटिटिव उसे वो अपनी बच्ची में नजर आ रही थी। वो जितनी भी एक्टिविटी की थी ना अभी तक में, तो उसे कहीं ना कहीं नजर आ रही थी, तो जिस चीज को वो इतने दिनों से ढूंढ रही थी और अचानक से उसे अपने सामने वही चीज दिखती है, तो वो थोड़ा सा नर्वस होने लगती है ना। टेम्यूलियस यानी नर्वस होना, तो वो थोड़ी सी नर्वस हो जाती है सारे एक्टिविटी को देख के, और फिर वो बोलती है, हियर इज माई राइवल ओ किंग फिरोज, और बोलती है कि यही मेरी कंपिटिटिव है, यही मेरी राइवल है ओ किंग फिरोज। मतलब कहने का ये मतलब है ना कि बच्चे इतने मासूम होते हैं कि उन्हें कुछ भी पता नहीं होता कि कौन क्वीन है कौन किंग है, तो वो बिल्कुल अनायास ही जो भी हरकतें करते हैं ना वो बिल्कुल मासूमियत में करते हैं। तो एक मासूमियत जो होता है ना, तो वही क्वीन गुलनार को कंपटीशन दे पाई, मतलब उसके बच्ची की जो मासूमियत थी, वो जो मासूमियत है, तो उस चीज वही चीज क्वीन गुलनार को कंपटीशन दे पाई। बाकी जितने भी सारी चीजें थी वो उसमें से कोई भी कंपटीशन नहीं दे पाई। ओके, तो आज के सेशन को मैं यहीं पर फिनिश करती हूँ, और आने वाले वीडियोस में और लेके आऊंगी। इस इनकी जो ये और एक सेकंड पोयम है वो मैं लेके आऊंगी, समर वुड्स, तो देखेंगे इसमें भी क्या है। सो ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। और अभी थोड़ा सा डिले हुआ है मेरा वीडियो, क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा था और सारी फेस्टिवल्स अभी खत्म हो गई है, तो अब मैं कंटिन्यू वीडियो दूंगी। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।